कलेक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है, इज नोन एज डेटाबेस, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, कलेक्शन ऑफ डेटा इज नोन एज डेटाबेस। अब वो डेटा हमारा वेरियस टाइप का हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, इमेज के फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में भी हो सकता है। तो डाटा हमारा जहाँ जाके सेव होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, डाटाबेस कहते हैं, ठीक है। तो डाटाबेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो उन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, डीबीएमएस क्या हुआ, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको सॉफ्टवेयर नहीं कहेंगे हम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके दो एग्जांपल मैंने आपको ऊपर बताए हैं, एमएस एक्सेस हो गया और माई-एसक्यूएल हो गया, ठीक है। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म भी आता है कई बार, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब इसकी जरूरत हमें पड़ती क्यों है, कई बार आपने देखा होगा कुछ हम एप्लीकेशन बना रहे हैं या सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो, ठीक है, तो अगर आपने डेटा सेव करना है, कोई यूजर वहाँ पे कोई फॉर्म फिल कर रहा है और आपके पास सबमिट होके आना चाहिए, तो डिटेल्स आपके पास आनी चाहिए, तो कैसे आ पाएगी, तो जब तक उसमें कोई डाटाबेस वहाँ पे कनेक्टेड नहीं होगा तो तब तक आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो ये सब हमारा डाटाबेस के थ्रू ही होता है। तो दो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसमें एक आ जाएगा हमारा एमएस एक्सेस और माई-एसक्यूएल, ठीक है। एमएस एक्सेस की बात करें जैसे, तो इसका एक्सटेंशन, अच्छा छोटे लेवल्स की अगर हम बात करें, छोटे लेवल की जो एप्लीकेशंस होती हैं हमारी या छोटे लेवल के सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे, उनमें बहुत बड़ी डाटाबेस की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो सिंपल और स्मॉल डाटाबेस हमने यहाँ पे बनाना है, ये बनाया जाता है एमएस एक्सेस के थ्रू। पुराने वर्जन का एमएस एक्सेस का .mdb होता है, माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस, ठीक है, और .accdb, ये नई वर्जन जो 2007 से अब वर्जन है, उनका एक्सटेंशन होता है एमएस एक्सेस का .accdb, एक्सेस डाटाबेस, ठीक है। तो स्मॉल लेवल के लिए आप कह सकते हो स्मॉल लेवल डाटाबेस, उसके लिए हमें यहाँ पे एमएस एक्सेस से काम चल जाएगा। बट अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा हाई लेवल की बात करें, थोड़ा एक बड़ी लेवल की बात करें, तो वहाँ पे फिर हमें माई-एसक्यूएल का यूज करना होता है, ठीक है। उस कंडीशन में एसक्यूएल या माई-एसक्यूएल अलग अलग नाम से जाना जाता है, होता वही है, एक ही है, एसक्यूएल ही होता है, ठीक है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता क्या है ये भी आप लोगों को बता देता हूँ, इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो एसक्यूएल के अंदर जितने भी वर्किंग होती है, जो भी हमारी वर्किंग होती है, क्वेरी के बेसिस में होती है, ठीक है। तो क्वेरी यहाँ पे हमारी कोड के फॉर्म में होती है, तो जब हम पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो ये लार्ज लेवल डाटाबेस आप कह सकते हो, वहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। अब कई बार ये भी होता है, एक अल्टरनेटिव इसका और भी एक ऑप्शन रहता है, ओरेकल, ठीक है। ओरेकल जो है ये भी एक डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ये हम लोगों का यहाँ पे यूज तो नहीं होता है, बट इसके बारे में एक आइडिया तो आप लोगों को देता हूँ, ठीक है। जहाँ पे बहुत ह्यूज अमाउंट में डाटाबेस हमें मैनेज करना है, बहुत बड़े लेवल का, लार्ज से भी अगर आप कह सकते हो कि और ज़्यादा हाई लेवल है, जो बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पोर्टल्स होते हैं, वहाँ पे अगर आप बात करो तो उसमें कई जगह तो माई-एसक्यूएल से भी काम चल जाता है, लेकिन जो काम पे माई-एसक्यूएल नहीं कर पाता वहाँ पे ओरेकल काम करता है फिर, ठीक है। ओरेकल डाटाबेस वहाँ पे यूज किया जाता है। अगर वेबसाइट्स की बात करें या वेब एप्लीकेशंस की बात करें, तो ज़्यादातर वहाँ पे माई-एसक्यूएल ही यूज होता है, ठीक है।
माई एसक्यूएल का एक फायदा ये, अगर हमने कोई वेब करनी है तो वेब एप्लीकेशन के भी यहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे कई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, आपने देखा होगा कि फॉर्म फिल करके वो डाटा हमारे पास आ जाना चाहिए या यूजर के पास आ जाना चाहिए, जो उसको एक्सेस कर रहा है, जो उसको रिमूव कर रहा है, उसके बाद वो सारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। ठीक है, कई बार आपने कोई फाइल अपलोड करनी है फेसबुक में, जैसे आपने देखा होगा कि हम कोई फाइल या फोटो अपनी अपलोड करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये जो अपलोड हो रहा है ये डाटाबेस में ही हो रहा होगा कहीं ना कहीं, मतलब डाटाबेस में, डाटाबेस के थ्रू ही वो कनेक्टेड होगा और डाटाबेस में ही वो जाके सेव हो रहा होगा। ठीक है, कनेक्टिविटी की तो जो भी प्रोसेस होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जाके सेव तो हो रहा है। ठीक है, तो वही डाटाबेस है और वो डाटाबेस वहाँ पे माई एसक्यूएल के थ्रू बनाया जा रहा है। तो वेब एप्लीकेशन से ज़्यादा यूज होता है। एमएस एक्सेस की अगर हम बात करें, इसका यूज ज़्यादातर डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो होती हैं उनके लिए होता है। ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गई, उनके लिए ज़्यादा होता है। अब उसमें किसी भी तरह की एप्लीकेशन आ सकती है, विंडोज एप्लीकेशन भी हो सकती है, कंसोल एप्लीकेशन भी हो सकती है, या कोई अदर एप्लीकेशन भी हो सकती है। ठीक है, और ओरेकल का यूज भी दोनों जगह किया जा सकता है। वेब एप्लीकेशंस में भी होता है और उसके अलावा डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में तो इसका यूज होता ही होता है। सर डेस्कटॉप एप्लीकेशन अगर ऑनलाइन हो, ऑनलाइन हो तो फिर तो वहाँ कोई भी चल सकता है, माई एसक्यूएल भी कर सकता है काम, वहाँ एक्सेस भी कर सकता है, ओरेकल भी कर सकता है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन अगर है तो, अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं है, वेब एप्लीकेशन है, फिर तो वहाँ पे माई एसक्यूएल ही काम करेगा, उसमें वो सूटेबल ज़्यादा माई एसक्यूएल ही रहता है। क्योंकि इसकी क्वेरीज जो बनती हैं, एक्चुअल में होता क्या है कि एमएस एक्सेस और ओरेकल भी, इनका जो बेस होता है वो एसक्यूएल ही होता है। तो एसक्यूएल को डेवलप करके या उसको एक कस्टमाइज फॉर्म में मॉडिफाई करके माई एसक्यूएल बनाया गया। तो कैसे करते हैं इनके बारे में भी सीखेंगे। तो आप लोगों के सिलेबस में जो है एमएस एक्सेस है और माई एसक्यूएल है, पहले माई एसक्यूएल भी नहीं था, एक्सेस ही पढ़ाया जाता था। तो अब आप लोगों का दोनों ही पोर्शन जो है कवर करवाया जाएगा। तो पहले हम सीखेंगे यहाँ पे इसमें एमएस एक्सेस। ठीक है, तो बात करें तो जैसे मैंने आपको इसमें दो बताई दी है, माई एसक्यूएल का तो कोई ऐसा एक्सटेंशन रहता नहीं है। ठीक है, ओरेकल का भी कोई ऐसा नहीं है, ओरेकल का देखना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग एक्सटेंशन रहते हैं इसके भी। ठीक, एमएस एक्सेल जो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है या जो एप्लीकेशन है, ये हमें मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट पैकेज के अंदर। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इस पैकेज के अंदर हमें ही मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे ओपन करना है उसका तरीका भी आप लोगों को कहता हूँ। पहले हमें यहाँ पे विंडो आर प्रेस करना होगा, शॉर्टकट तरीका इसका ओपन करने का, और टाइप करना होगा यहाँ पे आपको एमएस एक्सेस। थोड़ा थोड़ा ये सॉफ्टवेयर अगर आप देखोगे एक्सेल की तरह ही दिखता है, एक्सेल की तरह ही काम करता है। ठीक है, बट बहुत प्रोसेस में चेंज कहीं ना कहीं तो आ जाता है, अगर एप्लीकेशन डिफरेंट है तो प्रोसेस में चेंज आएगा ही। तो ये इसका इंटरफेस है। ठीक है, इस इंटरफेस में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ पहले से बने बनाए सैंपल्स हैं कि हमें किस टाइप का यहाँ पे डाटाबेस बनाना है। ठीक है, इनमें से अगर कोई हमने सेलेक्ट करना है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, ब्लैंक डाटाबेस, न्यू ब्लैंक डाटाबेस हमें ये सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ कुछ ऑप्शंस पूछेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा रहा है ब्लैंक डाटाबेस, और दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि फाइल का नेम क्या होगा। ठीक है, क्रिएट करने का ऑप्शन दिखा रहा है, कैंसिल करना है, कैंसिल भी आप कर सकते हो, और एक ऑप्शन आपको यहाँ पे ब्राउज का दिखा रहा होगा लास्ट। ठीक है, ब्राउज फॉर लोकेशन टू पुट योर डाटाबेस, कि आप डाटाबेस कहाँ रखना चाह रहे हैं, कहाँ सेव करना चाह रहे हैं, उसकी लोकेशन आपको ये दिखाता है। ठीक है, कर सकते हैं, हम चाह रहे हैं कि सब में हमारा यहाँ पे डाटाबेस बन जाए। ठीक है, सेव हो जाए। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टूडेंट से डाटाबेस बनाना बता रहा हूँ। तो मैंने डाटाबेस का नाम रख दिया यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, आप देख रहे होंगे एक्सटेंशन क्या दिखा रहा है, .accdb, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 अगर इसका पुराना वर्जन हम ले लें 2002 और 3, जब से पुराने वर्जन होंगे इसमें ऑटोमेटिक क्या ले लेगा, MDB दिखा देगा। ठीक है,
तो अभी जो हम बना रहे हैं ये तो हमारा नॉर्मली इसमें बन जाएगा, 2007 में बन जाएगा। कहीं पे अगर हमें डाटाबेस की कनेक्टिविटी करवानी होती है तो वहां पे 2002 और 3 वर्जन लिया जाता है। ठीक है, ओके कर देंगे हम यहाँ पे इसमें इसको नहीं होगी क्या ओके कनेक्टिविटी? करने इसमें के नहीं बाद होगी क्या कनेक्टिविटी 2007 वाले में? 2007 में कनेक्टिविटी में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, कई सारी चीजें उसमें एक्सेस नहीं हो पाती हैं, तो इसकी वजह से ही दिक्कत है। जितना पुराना से पुराना वर्जन होगा उतनी प्रॉपर कनेक्टिविटी करके हमें देता है। कनेक्टिविटी हो जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके तो सर हम अकॉर्डिंग जब ये इतना फीचर्स यूसेज नहीं है तो ये वाला वर्जन यूज क्यों करते हैं सर? कौन सा? 2007 वाला। लेकिन अदर्स के लिए तो करना ही पड़ेगा यूज में। एक नॉर्मल हमें अपना डाटा बना के रखना है, डाटाबेस होता है किसी भी कंपनी का, एक डाटाबेस बना हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि है वो कोई किसी सॉफ्टवेयर से ही वो कनेक्ट करके रख रहे हैं उसको। एफिशिएंट तो होता है, बट ये नहीं कह सकते कि हम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तो नहीं, एफिशिएंट तो होता है, ठीक है। लेकिन 2002 और 3 वर्जन की कंपैरिजन अगर हम कहें तो कनेक्टिविटी प्रॉपर इसमें कई बार नहीं होता, कई एडवांस फीचर इसमें सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, ये दिक्कत आती है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्रिएट में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये सब प्रोसेस करने के बाद तो हमने क्या करना है, पहले आपने देखा होगा एमएस एक्सेस हमें ओपन करना है, तो ये इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना होता है ब्लैंक डाटाबेस, और जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे फाइल का नेम पूछेगा, फाइल की लोकेशन पूछेगा, उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्रिएट में क्लिक कर देंगे। क्रिएट में क्लिक करने के बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे जो इंटरफेस आ रहा है थोड़ा बहुत एक्सेल की तरह इंटरफेस आपको लग रहा होगा, लेकिन एक्सेल से काफी डिफरेंट होता है। अब बात वही आती है कि ऐसे अगर आपने किसी कंपनी का, आपकी कोई शॉप है या आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन मान लेते हैं, उसका डाटा आप रखना चाह रहे हो, तो आप कौन सा ज़्यादा प्रेफर करेंगे वहाँ पे, एक्सेल प्रेफर करेंगे या एमएस एक्सेस प्रेफर करेंगे, बात ये आती है। ठीक है, तो जिनको एमएस एक्सेस के ये हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि काम करने में इजी होता है, ठीक है, और फॉर्मूले वगैरह ये सब चीज़ें इजीली वहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, बट जिनको नॉलेज है एमएस एक्सेस की कि किस तरह से डाटाबेस बनता है, कैसे मैनेज होता है, किस तरह से वर्किंग वहाँ पे होती है, और कितना ज़्यादा एक्सेल के कंपैरिजन ये एफिशिएंट माना जाता है डाटाबेस बना के रखने के लिए, इसलिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इसको बोला जाता है। एक्सेल डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ क्या होता है कि डाटा को हम अलग अलग टेबल्स के फॉर्म में सेपरेट करके रख सकते हैं, और वो टेबल्स को आपस में कनेक्ट हम करवा सकते हैं, उनमें आपस में लिंकिंग रहती है, मतलब हर एक टेबल जो है आपस में एक दूसरे से लिंक रहती है, कि एक में अगर चेंज आएगा, पेरेंट टेबल में अगर चेंज आएगा तो जितनी भी उसके चाइल्ड टेबल होंगी उसमें ऑटोमेटिक चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन एक्सेल में हमें वहाँ पे लिंकिंग करवानी होती है, उसमें ऐसा नहीं है। तो सर जहाँ जहाँ एक्सेल यूज होता है वहाँ आप एक्सेस यूज कर सकते हैं क्या? एक्सेस यूज कर सकते हैं। हमें जरूरत नहीं है एक्सेल की अगर हमने एक्सेस सीख लिया। हाँ, अगर एक्सेस सीख लिया है, डाटाबेस एक बना के रखना है प्रॉपर तरीके से आपने, तो एक्सेल छोड़ के फिर वहाँ पे एक्सेस का यूज कर सकते हो, वो ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है। उसका फायदा ये है कि अब एक्सेल में तो क्या होता है कि बहुत बड़ी सीट वहाँ पे आपके सामने बन के आ जाती है। अब पूरा डाटा अगर आपने स्टोर करके रखना है तो अलग अलग एक पूरा कंबाइंड सीट में आपको वहाँ पे करके रखना होता है। लेकिन यहाँ उसी डाटा को अलग अलग टेबल्स के फॉर्म में आप बना के रख सकते हो, कि आपसे पूछा जाए कि कंपनी का कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या क्या प्रॉफिट है, जनवरी का कितना प्रॉफिट है, या किसी पर्टिकुलर मंथ के अकॉर्डिंग आप कोई टेबल बना रहे हो, तो एग्जैक्टली आप देख के बता सकते हो। और फॉर्मूले लगाने तरीका भी यहाँ पे हाँ, कंपनीज वगैरह इसको ही प्रेफर करती हैं, एक्सेस में ही अपना डाटा सेव करके रखती हैं। एक्सेस क्या करता है कि एक तरह का छोटा सा सॉफ्टवेयर टाइप का बना के देता है उनको, एक तरह का छोटा सा सॉफ्टवेयर टाइप बन जाता है, सॉफ्टवेयर की तरह बिहेव करता है। अब होने को तो खुद ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसके अंदर जो हम डाटाबेस बनाते हैं वो भी खुद में ही एक अपना सॉफ्टवेयर की तरह बिहेव करता है, जबकि एक्सेल में ऐसा नहीं होता है। तो इजी टू मॉडिफाई।
यहाँ पे हम इसमें फॉर्म बना सकते हैं किसी टेबल के बेसिस में। एक्सेल में हमने टेबल के बेसिस में फॉर्म बनाना है तो उतना ज़्यादा वहाँ पे इजीली बन नहीं पाएगा, दिक्कत आएगी। फॉर्म तो बन जाते हैं वहाँ भी, लेकिन इतना इजीली नहीं। दूसरा ये है कि अगर हमने किसी टेबल की रिपोर्ट हमने जनरेट करनी है, एक्सेल के अंदर ये काम करना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है कि किसी भी टेबल की या किसी भी सीट की अगर हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होती है तो वहाँ दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ इजीली हो जाता है वो काम। उसमें कंपनी का लोगो लगाना, कई सारे ऑप्शन हो जाते हैं ऐसे, तो ये सब चीज़ें यहाँ इजीली हो पाती हैं, तब ज़्यादा इसको प्रेफर किया जाता है। तो ये आपके सामने इंटरफेस आएगा। ये एक्चुअल में हमारा जो इंटरफेस है ये डाटा शीट व्यू कहते हैं इसे हम। जो भी व्यू है हमारा, आप देख रहे होंगे इसमें क्या सिलेक्टेड है, डाटा शीट व्यू। ये हमारी डाटा शीट है। अब डाटा शीट में डाटा हम तभी एंटर कर पाएंगे जब वहाँ पे कॉलम के नेम्स होंगे या फील्ड के नेम्स होंगे। आप देख रहे होंगे ऐड न्यू फील्ड का ऑप्शन दिखा है, एक डिफॉल्ट फील्ड इसका आता है आईडी के नाम से। दूसरा इसमें एक फायदा ये भी है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक वैलिडेशंस पहले से रहती हैं। एक्सेल में हमें वैलिडेशन लगानी पड़ती है, उसके लिए अलग अलग फॉर्मूले बनाने पड़ते हैं। यहाँ वैलिडेशंस पहले से होती हैं कि अगर आपका जैसे कोई पर्टिकुलर एक फील्ड है, नेम है, तो नेम हमारा जो है उसका डेटा टाइप क्या होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि नेम का डेटा टाइप हमारा यहाँ पे टेक्स्ट रहेगा। फोन नंबर है, फोन नंबर का डेटा टाइप क्या होगा, कितनी उसकी लेंथ रहेगी, लेंथ वगैरह भी हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। कई बार ऐसी दिक्कत आ जाती है कि एक्सेल में हमें फॉर्मूले ऐसे बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन जो हैं वैलिडेशंस के पहले से ही रहते हैं, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस हमें ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। ये फायदा भी इसका एक है। तो अभी हमारे डाटा शीट व्यू है। अब हमने टेबल को पहले डिजाइन करना होगा, तब जाके हम टेबल को आगे मॉडिफाई कर पाएंगे कि उसके अंदर के एलिमेंट्स जो हैं, उसकी जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन भी यहाँ पे करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहता है। कैसे होगा वो तरीका मैं आपको बता दूं। तो हमें क्या करना होता है, व्यू में जाके डिजाइन व्यू में जाना होता है। अभी हम कौन से व्यू के अंदर हैं, डाटा शीट व्यू के अंदर हैं, तो हमें जाना होगा डिजाइन व्यू में। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आपसे कहेगा कि टेबल का नेम क्या है या किस नेम से आपने टेबल को सेव करना है। तो सपोज मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मैंने टेबल को स्टूडेंट डिटेल्स के नेम से सेव करना है, तो एक टेबल मेरी बन जाएगी यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स की, जिसमें स्टूडेंट की जो कॉमन डिटेल्स होती हैं वो सारी डिटेल्स मेरी रहेंगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डिजाइन व्यू। तो आप देख लोगे ये हमारा डिजाइन व्यू आ गया। ठीक है, अब इस डिजाइन व्यू के अंदर एक ऑप्शन आपको दिखा रहा होगा, कॉलम दिखा रहा है फील्ड नेम का, एक कॉलम आपको दिखा रहा है डेटा टाइप का, एक कॉलम आपको दिखा रहा है डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन का काम तो यहाँ पे ये है कि अगर इस डाटाबेस को कई लोग मैनेज कर रहे हैं, केवल एक एम्प्लॉय मैनेज नहीं कर रहा है, कई एम्प्लॉयज इसको मैनेज कर रहे हैं, तो एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दी जाती है कि अगर यहाँ पे जो भी फील्ड हमने दिया है वो फील्ड किस चीज से रिलेटेड है, उसकी एक डिटेल वहाँ पे दी जाती है, तो वही होता है डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे मैं आईडी की जगह अब मैं इसमें ले रहा हूँ रोल नंबर, क्योंकि स्टूडेंट का जो मेन फील्ड रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, रोल नंबर। अब नंबर का डेटा टाइप क्या होगा ये हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। डिफॉल्ट यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या होता है, ऑटो नंबर। ऑटो नंबर में वो क्या करेगा, इस फील्ड के नंबर को ऑटोमेटिक बढ़ाते जाएगा, 1 2 3 4 खुद ही वो ले लेगा। ठीक है, अपने हिसाब से हमने चेंज करके वहाँ पे देना है रोल नंबर, तो फिर आपको यहाँ पे इसको नंबर। तो ये कुछ आप देख रहे होंगे डेटा टाइप्स है हमारे। टेक्स्ट हो गया, ठीक है, नेम के लिए, एड्रेस के लिए, फादर नेम के लिए, मदर नेम के लिए। एड्रेस के लिए हमारा एक और होता है कि किसी का बहुत लंबा चौड़ा एड्रेस है, हमें लगता है कि बहुत लेंथी एड्रेस होगा, तो वहाँ पे मेमो लेना पड़ता है। टेक्स्ट की डबल वैल्यू या टेक्स्ट से बहुत ज्यादा अमाउंट में वैल्यू स्टोर करवा सकता है। इसकी रेंज होती है 2767। हाँ, फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा नहीं हो सकता? फॉन्ट साइज बड़ा तो नहीं हो पाएगा, मैं मैग्नीफाई कर देता हूँ लेकिन इसको, क्योंकि इतना ही दिखाएगा ना, स्क्रीन की रेजोल्यूशन। स्क्रीन जूम इन हो जाएगी इसकी, अपने फोन की स्क्रीन जूम इन कर दो। तो ये हमें फील्ड यहाँ पे दिखाएगा। अब देखिए इससे पहले अभी मैं कहाँ पे था, हमारा यहाँ पे दिखा रहा था डेटा शीट व्यू। ठीक है, इससे पहले
इसमें रुकिएगा। हेलो हेलो, जी जी सर। अच्छा, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे सेव करने के लिए कह रहा था टेबल को, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कितनी बार भी अगर हम चेंजेस उसमें करें, जब भी आप चेंजेस कर रहे हो सेव करने के लिए आपसे जरूर करेगा। तो एक्चुअल में हम कहाँ पे थे, पहले हमारा ये दिखा रहा था डाटा शीट व्यू, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्टेड था, 2 ही ऑप्शन दिखा रहा था। जब हम डिजाइन व्यू में गए तब जाके ये दोनों ऑप्शन भी बन के आ गया, ठीक है। तो डिजाइन जब हम जाएंगे तब हमसे टेबल का नेम सेव करने के लिए कहेगा, तो सेव हमने ऑलरेडी पहले कर दिया था स्टूडेंट डिटेल के नाम से। तो 2 कॉलम आपको दिखाएगा, फील्ड नेम, डेटा टाइप, और 3rd कॉलम डिस्क्रिप्शन के लिए होता है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे देनी है फील्ड से रिलेटेड तो दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फील्ड लिया रोल नंबर का डेटा टाइप क्या होगा, तो ये काम हम एक्सेल के अंदर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर डेटा हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। एक सबसे बड़ा फायदा इसका क्या है कि डेटा रिडंडेंसी इसमें नहीं होती है, डेटा रिपीटेशन आप कह सकते हो उसमें नहीं होता है कि कोई भी रिपीटेड डाटा या रिपीटेड रिकॉर्ड अगर आप यहाँ पे रखना चाह रहे हैं तो रख ही नहीं सकते, ऐसा यूजर कर ही नहीं सकता। एक्सेल के अंदर जबकि ऐसा हो जाता है, अगर आप वैलिडेशन लगाओगे उसमें फॉर्मूला लगाओगे तब जाके नहीं करेगा, बढ़िया ऑप्शन इसमें पहले से है। तो हम इसको लेंगे रोल नंबर को नंबर में। अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा रोल नंबर है तो नंबर को ही फिर आपको आगे चेंज करना होगा, यहाँ पे फर्दर प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फील्ड साइज है इंटीजर, तो इसको चेंज करके यहाँ पे ऑप्शन आएगा मोर ऑप्शंस का, ठीक है। इसको चेंज करके फिर हमें क्या करना होता है, वहाँ पे डबल लेना होता है या सिंगल ले सकते हो। सिंगल और डबल ये दोनों डेटा टाइप जो है हमारे किसके लिए यूज होता है, ये आप लोगों को मैंने विजुअल बेसिक के अंदर ही बताया था कि जैसे अगर हमें पॉइंट वैल्यू स्टोर करवानी होती है उसके लिए, डेसिमल वैल्यू स्टोर करवानी होती है उसके लिए, तो डबल भी ले सकते हैं कि हमें लगता है कि रोल नंबर बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे डेसिमल प्लेस को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। तो ये थोड़े चेंजेस करने पड़ जाते हैं यहाँ पे अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो, ठीक है। दूसरा आप देख रहे होगे यहाँ पे रोल नंबर में एक आपको की बनी हुई दिखाई दे रही होगी, दिख रही है सभी हो। तो ये जो की होती है हमारी, इसे कहते हैं प्राइमरी की। यहाँ पे दिखा भी रहा है दिस फील्ड इज द पार्ट ऑफ द टेबल्स प्राइमरी की। तो प्राइमरी की होता क्या है एक्चुअल में, एक ऐसा यूनिक फील्ड आप कह सकते हो जिसमें केवल यूनिक डाटा ही स्टोर हम कर सकते हैं। एक ऐसी यूनिक की होती है जो किसी फील्ड में अगर अप्लाई हो जाए तो वहाँ पे केवल यूनिक डाटा ही स्टोर होगा। और जैसे रोल नंबर है स्टूडेंट का, तो इसमें ऑटोमेटिक प्राइमरी की पहले से लगी हुई है, ठीक है। नहीं लगी है तो हमें लगाना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे आपको जाना होता है, ठीक है। इस कॉलम को आपने सेलेक्ट किया और इस रो आपने सेलेक्ट किया और प्राइमरी की लगा दी। ऐसे अगर आपने हटानी है तो हटाने का ऑप्शन भी, ऐसे मैंने क्लिक किया तो हट गया, दोबारा क्लिक करूंगा तो अप्लाई हो जाएगी। और इसका भी ध्यान रखिएगा हमेशा कि आप एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, एक से ज्यादा प्राइमरी की एक टेबल के अंदर नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका ध्यान भी आपको रखना होगा हमेशा। रोल नंबर के बाद सपोज यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आ जाए। अब नेम एक्चुअल में क्या होता है, एक प्री डिफाइंड वर्ड होता है, एक रिजर्व वर्ड होता है। रिजर्व वर्ड मतलब क्या हो गया कि एक प्री डिफाइंड वर्ड है, ठीक है। तो जा रहा है कि इस वर्ड को ये आगे कोई एडिट कर सकता है क्या, फिर भी अगर आपने इस वर्ड को लेना है या नेम ही अगर आपने लेना है, अगर आप करना चाह रहे हो तो ओके कर सकते हैं। वैसे तो एरर कोई नहीं आती है, ठीक है। तो ये आएगा डेटा टाइप इसका टेक्स्ट, उसने खुद ही वहां पे क्या कर दिया, डेटा टाइप इसका ले लिया टेक्स्ट। नेम के बाद फिर क्या आ सकता है यहाँ पे, क्लास, ठीक है। क्लास का डेटा टाइप क्या होगा। अब इसमें देखिए डेटा टाइप में कई बार
ये कंफ्यूजन हो जाता है कि क्लास को अगर हम कई बार जैसे 12 लिखते हैं, 12 के ऊपर फिर पावर 9, क्योंकि यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का भी कंसेप्ट नहीं होता है, ठीक है, इसका भी यहाँ पे कंसेप्ट नहीं रहता है। तो अगर हमने 12th में TH लिखा हुआ हम जैसे दिखाना चाह रहे हैं तो उसके साथ ही दिखाएगा। तो ऐसा दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको टेक्स्ट के फॉर्म में लेना होगा, या फिर सिंपली अगर आप 12 लिखा हुआ दिखाना चाह रहे हो तो उसको नंबर ले लीजिए फिर आप। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि फिलहाल कि यहाँ पे 12th लिखा हुआ आ जाए, साथ में TH भी एंटर कर ले, तो उसके लिए हमें लेना होगा डेटा टाइप इसका टेक्स्ट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी साथ में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखे यहाँ पे रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट। रोल नंबर तो है लेकिन किसका है, स्टूडेंट का है, ये ऐसा हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप की डिटेल यहाँ पे मेंशन की जाती है। अब नेम की बात हो गई है तो पता तो नहीं चल रहा है कि किसका नेम है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेम ऑफ अ स्टूडेंट। तो एक डिटेल वहाँ पे बताने के लिए, समझने के लिए डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम यहाँ पे होता है। उसके अलावा अगर हम देखें जैसे यहाँ क्लास बाद फिर यहाँ पे देते हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट्स की अगर बात आ रही है तो यहाँ पे एक्सेल से हम करते थे कि अलग अलग कॉलम्स को हम वहाँ पे मर्ज करके एक कॉमन हेडिंग हम बना देते थे सब्जेक्ट की, और उसके नीचे फिर अलग अलग सब्जेक्ट के नेम देते थे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। उसका भी रीजन है कि यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो पाता है कि उससे डेटा रिडेंडेंसी हमारी ना हो पाए, उसके लिए ऐसा यहाँ पे ये चीज नहीं हो पाती, मर्जिंग वाला ऑप्शन नहीं रहता है। बस डायरेक्टली हमें यहाँ पे इसके नेम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश हो मैथ्स वो ऐसे, ठीक है। नंबर में लिया हमने, हिंदी के बाद हम चाह रहे हैं यहाँ पे जाए नंबर मिले के बाद वो यहाँ पे मैथ्स हो जाए, नंबर में आएंगे यहाँ पे यहाँ पे साइंस, तो इसके मार्क्स भी नंबर में आएंगे। एक होगा हमारा यहाँ पे फिर ऑप्टिमम मार्क्स, ठीक है, जैसे हम वहाँ पे फाइंड करते हैं तो ऑप्टिमम मार्क्स जो होगा हमारा ये तो नंबर में ही होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स का कॉलम होगा। तो कॉलम जितने भी हमारे बनने हैं वो पहले ही बना दिए जाते हैं, ठीक है, प्रोसेस तो बाद में हो सकती है लेकिन ये कॉलम पहले ही बना दिए जाते हैं। टोटल मार्क्स नंबर में ही होगा, ठीक है। अब बात आ रही है परसेंटेज की, तो परसेंटेज हमारा किस में होगा, ये तो हमारे डेसिमल में होगा ना, ठीक है। तो नंबर में तो होगा लेकिन नंबर किस टाइप का, ये हमें यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये होगा किस टाइप में, डबल फॉर्म में। तो हमने ले लिया डबल, और डेसिमल प्लेस से हम कितना दिखाना चाह रहे हैं ये भी हम पहले से सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको बाद में भी सेट किया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि पहले सेट करने से आगे वाली टेबल्स में शो नहीं कर पाता है, क्योंकि हर एक टेबल यहाँ पे सेट, कई बार क्या होता है कि हमने पहले वाली टेबल में तो उसका वहाँ पे दे दिया कि कितने पॉइंट लेने चाहिए, उसका फील्ड साइज होगा क्या, लेकिन बाद वाली टेबल में कई बार नहीं ले पाता, वहाँ पे हमें अलग से करना होता है। परसेंटेज की बात फिर हम क्या फाइंड करते थे, डिवीजन फाइंड करते थे, ठीक है। तो डिवीजन के लिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला, डिवीजन के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा टाइप, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी हमने लिखा हुआ दिखाना है, टेक्स्ट ही हुआ। डिवीजन के बाद फिर हम फाइंड करते थे वहाँ पे रिजल्ट, ठीक है। तो कॉलम के नेम, फील्ड के नेम तो बिल्कुल हमारे वैसे ही बनेंगे जैसे एक्सेल के अंदर बनते थे, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना होगा, सेव कर लेना होगा। सेव करने के बाद अब हम आ सकते हैं व्यू में जाके, डाटा शीट व्यू में। अब हमने क्या करनी है, यहाँ पे एंट्री करनी है, ठीक है। जो डाटाबेस हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, डाटाबेस के अंदर जो टेबल बनी हुई है उसके अंदर अगर डाटा होगा तो तब जाके आगे हम प्रोसेस कर पाएंगे, ठीक है। तो रोल नंबर सपोज हमने दे दिया यहाँ पे 101। सर ये कलर एक बार दोबारा बता दो। ये आपका व्यू में जाके आएगा, डाटा शीट व्यू। पहले हम थे यहाँ पे डिजाइन व्यू के अंदर। अब अगर आप डिजाइन व्यू में हो तो आगे फिर डिजाइन व्यू में आप टाइप तो नहीं कर सकते हो, कंटेंट तो आप ऐड नहीं कर सकते हो। कंटेंट अगर आपको ऐड करना है तो व्यू में जाके डाटा शीट व्यू में ही आपको, तो आप गए डाटा शीट व्यू में और यहाँ जाके आप रिकॉर्ड्स को 1 by 1 एंटर करवा सकते हो। एक चीज का और भी ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, गलती से भी अगर मैंने यहाँ पे दिया फिर रो आपको कंप्लीट करनी हो जाती है,
इस रो को अगर आप कंप्लीट नहीं करोगे तो आगे फिर वो रो नहीं ले पाएगा। या कई बार क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है फिर हम हटा दिया, हम चाह रहे हैं कि हट जाएगा, अब आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते हो, एरर दिखाएगा। आप देख रहे हैं एरर दिखा है, क्योंकि क्या होता है कि प्राइमरी की जिसको हम असाइन करते हैं, एक बार हमने वहाँ कुछ भी टाइप कर दिया तो क्या करेगा, एक नई रो बना देता है। तो नई रो बन गई हमारी, तो उस रो में कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, उसको हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं। ये उसका कहने का रीजन नहीं है, ठीक है। तो 102 दे दिया हमने इसे, तो एक एक करके ही इसलिए यहाँ पे किया जाएगा। नेम हमने दे दिया ए, क्लास हमने दे दी 12th, हिंदी के हमने इसे कोई मार्क्स दे दिए यहाँ पे, एसएसटी की हमने मार्क्स दे दी, मैथ्स के हमने मार्क्स दे दिए यहाँ पे। ऐसे करके मतलब जो भी चीज हमें पहले फिल करनी है वो पहले ही एंटर कर देना होगा। ऑप्टिंग मार्क तो हमें निकालना होगा, टू के पहले से देते हैं 500। परसेंटेज, डिवीजन, रिजल्ट ये हमें बाद में निकालना होगा, तो इनके लिए अलग टेबल बनेगी बाद में। पहली टेबल तो इतनी ही होगी जिसमें स्टूडेंट की डिटेल्स होगी। बी क्लास हम ले लेते हैं इसकी भी 12th, ठीक है। सब्जेक्ट के मार्क्स हम फिल कर लेते हैं, ये हो गए। टोटल मार्क्स वही रहेगा सेम 500, ठीक है। अदर रिकॉर्ड्स भी हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं, एक रिकॉर्ड और फिल कर लेते हैं, ज्यादा तो नहीं। और इसका एक फायदा ये भी आपको पता चलेगा इसमें कि एक्सेल में हमें बार बार फॉर्मूला लगाना पड़ता था, या एक काम वहाँ पे ये हो सकता था कि हमने एक जगह फॉर्मूला लगाया और उसको ड्रैग कर दिया। तो यहाँ पे हमें ऐसा करने की भी जरूरत नहीं होती है। एक आप सेल में कहीं भी आप फॉर्मूला लगाओगे, सेल में तो नहीं लगता फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला लगाने का तरीका अलग है, ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला बनाया, आपके लिए आप एक फॉर्मूला बना रहे हो, तो हर किसी के लिए वहाँ अप्लाई हो जाएगा, चाहे वो रोल नंबर 101 हो, 2 हो, 3 हो, या थाउजेंड्स ऑफ आपने रिकॉर्ड्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, उन सबका एक ही बार में कैलकुलेट करके आपको दिखा देगा। जबकि एक्सेल में ऐसा नहीं था। एक्सेल में आप क्या करते थे कि अगर वहाँ पे मान लेते हैं कि 1 लाख एम्प्लॉय का डाटा है, रिकॉर्ड है, उनकी हम बेसिक सैलरी जैसा नेट सैलरी हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक बार तो फॉर्मूला आपको लगाना ही पड़ेगा, लेकिन उस फॉर्मूले को आगे फिर आपको ड्रैग भी करना पड़ता है, बिना ड्रैग करे वो पॉसिबल नहीं है, या तो फिर अपने पास फॉर्मूला लगा हुआ मैन्युअली। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे क्या होता है, उसी के कंपेरिजन आप देखोगे कि एक जगह हम फॉर्मूला लगाएंगे, जितने भी हमारे वहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, चाहे वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड हो या फिर लैक्स ऑफ रिकॉर्ड हो, हर जगह अप्लाई कर देगा, हर एक सेल में फॉर्मूला ऑटोमेटिक लगा देगा, खुद ही वैल्यू निकाल देगा। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। ये हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है। फाइनली हमारे तो टोटल मार्क्स तो 500 ही रहेगा 3 सब्जेक्ट का। अब हम इसको सेव कर लेते हैं, तो ये बन गई हमारी यहाँ पे पहली टेबल, ठीक है। अच्छा, अब MS एक्सेस के एलिमेंट की अगर हम बात करें तो इसके हमारे 4 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अभी तक तो मैंने आपको एलिमेंट के बारे में नहीं बताया था, तो अगर मैं इसे एलिमेंट के बारे में बताऊं आपको, इसके हमारे 4 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं 4 एलिमेंट, वो भी देख लेते हैं। पूरा MS एक्सेल जो है ये डिपेंड करता है इन 4 एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है। सबसे पहला इसका जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, टेबल्स, ठीक है, या टेबल कह सकते हैं। दूसरा एलिमेंट इसका होता है क्वेरी, कि हमें यहाँ पे क्वेरी बनानी होती है, ठीक है। बट यहाँ पे जो क्वेरी का फॉर्म होता है हमारा, वो एक फॉर्मूले की फॉर्म में होता है। जैसे एक्सेल में हम कोई फॉर्मूला लगाते थे, उस फॉर्म में यहाँ पे क्वेरी लगाई जाती है, तो इजीली हो जाता है, ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। एक ऑप्शन और आता है इसमें हमारा फॉर्म्स, या सिंपल फॉर्म। तो थर्ड एलिमेंट होता है MS एक्सेस का हमारा फॉर्म, कि टेबल के बेसिस में या क्वेरी के बेसिस में एक हम यहाँ पे फॉर्म जनरेट कर सकते हैं, और उस फॉर्म को आगे कंटिन्यू करके एक नई टेबल जनरेट की जा सकती है, ठीक है। एक नई टेबल वहाँ पे बनाई जा सकती है। एक और आ जाते हैं ऑप्शन, ठीक है, कि अगर हमने टेबल बना दी, क्वेरी बना दी, फॉर्म बना दिया, इनकी बेसिस में जो भी हमारा डाटा है, जो भी हमारा यहाँ पे
हमने डाटा रिकॉर्ड किया हुआ है, इनके बेसिस में हम रिपोर्ट्स को भी जनरेट कर सकते हैं। कि कभी होता है कि मैंने आपसे पूछा कि एक हमें यहाँ पे मुझे यहाँ पे 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका रिकॉर्ड चाहिए कि उसमें जितने भी उनके सब्जेक्ट रहे थे उसमें क्या क्या नंबर आए हैं, उनके टोटल मार्क क्या है, परसेंटेज डिवीजन, जो भी आपने रिकॉर्ड वहाँ पे रखा है वो मुझे रिपोर्ट के फॉर्म में वहाँ पे चाहिए। तो इजीली आप वहाँ पे एक रिपोर्ट जनरेट करके दे सकते हैं। बस हमें इसमें सीखना क्या होता है, टेबल, क्वेरी और फॉर्म बनाना सीखना होता है। बाकी और चीजें तो इजीली हो जाती हैं। बाकी बचा कि फिर इसमें रिपोर्ट बनाना रह गया। रिपोर्ट तो हमारा 1 क्लिक में मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कोर्स के बेसिक कंपोनेंट होता है या बेसिक एलिमेंट आप कह सकते हो। ठीक है, आप लोगों को एमएस एक्सेस की बुक तो मिली होगी ना सभी को। थोड़ा उससे भी आप एमएस एक्सेस के बारे में हेल्प ले सकते हो। उसकी जो डेफिनेशंस वगैरह रहती हैं, फॉर्म्स क्या होते हैं, रिपोर्ट्स क्या होती हैं, कुछ आपको बेसिक डेफिनेशंस वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलेगा तो मुझे बता देना, वहाँ पे नहीं होगा तो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ की बुक्स में उतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है, तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें उसके अंदर नहीं मिलेंगी। ठीक है, आपके काम का है या जो मेन हमारा काम का होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अलग से फिर नोट्स को कॉपी करके या फिर उसको फोटो क्लिक करके भेज दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये हमारे 4 बेसिक एलिमेंट हो गए। अब ये सारी प्रोसेस करने के बाद कि हमने यहाँ पे अपना टेबल का डिजाइन भी बना दिया, ठीक है, और टेबल के अंदर हमने एंट्री भी कर दी। ये करने के बाद फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे ऑब्टेन मार्क फाइंड करना है। तो इसके लिए भी मैंने आपको बताया कि एक अलग टेबल बनेगी। ठीक है, ये चीज़ हमारी रिपीट नहीं होगी, ये हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिक पुरानी टेबल से ही डाटा आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज है, डिवीजन है, रिजल्ट है, इन सब के लिए टेबल अलग अलग बनेगी। कैसे बनेगी, तो इन सब के लिए हमें क्वेरी बनानी पड़ती है। तो हम जाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा क्रिएट का। ठीक है, तो हमें जाना होगा क्रिएट में, और क्रिएट में क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे टेबल्स का ऑप्शन मिल रहा है, फॉर्म्स का ऑप्शन मिल रहा है, रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिल रहा है, और अदर्स में आपको क्वेरी का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन रहते हैं। तो हमने क्या बनाना है, यहाँ पे क्वेरी बनाना है। तो एक ऑप्शन तो क्वेरी विजार्ड होता है, एक ऑप्शन क्वेरी डिजाइन होता है। तो अभी मैं आप लोगों को क्वेरी डिजाइन के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेरी डिजाइन में जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आपसे पूछेगा। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अगर मैं पूरा इसको दिखाऊं आपको, ये इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। ठीक है, और जो ये शो टेबल वाला आपको बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें से आपको उस टेबल को सेलेक्ट करना होगा, या वो टेबल का नेम आपको सेलेक्ट करना होगा जिसकी बेसिस में आप यहाँ पे क्वेरी बनाने जा रहे हो। तो क्या है उस टेबल का नाम, स्टूडेंट डिटेल्स, ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ऐड में आप क्लिक कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। पहले यहाँ पे इस तरह से ऐड नहीं था। अब हमें यहाँ पे इसको क्लोज कर देना होगा, दोबारा क्लिक मत करना, 2 बार ऐड हो जाएगा, फिर आउटपुट भी आपको गलत दिखाएगा। तो ये सारी फील्ड आप देख रहे होंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गए। तो हमने क्या करना होता है, इन सबको ऐड करना होता है डबल क्लिक करके। जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये फील्ड मेरा ऐड हो जाएगा। डबल क्लिक आप नहीं भी करोगे, कई बार हमसे नहीं हो पाता, तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। नेम हो गया, ठीक है, या टाइप करके भी कर सकते हो आप। आपको बताइए कि नेम के बाद क्लास लिखा था, आपने सी टाइप किया, क्लास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्लास के बाद हमने क्या लिया था, वो अगर आपको ध्यान है तो फिर आप टाइप करके भी कर सकते हो। एक लेटर आप टाइप करोगे, वो पर्टिकुलर वर्ड आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और टैब बटन प्रेस करके नेक्स्ट कॉलम में आप जा सकते हो। हिंदी के बाद फिर क्या लिया था हमने, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, एसएसटी हो गया, साइंस हो गया। ठीक है, हिंदी के बाद इंग्लिश लिया था, मैथ्स लिया था, एसएसटी लिया था। अब देखिए एस मैंने प्रेस किया, कई बार ऐसा गलत ऑप्शन भी आ जाता है, उसने टेबल का नाम ले लिया यहाँ पे, एसएसटी, साइंस। ठीक है, ये ऑप्शन थे हमारे सारे, इंग्लिश सॉरी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी और साइंस। ठीक हो गया। उसके बाद था फिर हमारे यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से दिखाना चाह रहे हो। ऑब्टेन मार्क को पहले दिखाना चाह रहे हो और टोटल मार्क को बाद में दिखाना चाह रहे हो, या टोटल मार्क को पहले दिखाना चाह रहे हो, क्योंकि ऐसी कोई बाउंडेशन यहाँ पे नहीं रहती है कि अगर आपका सीक्वेंस पहले वाली टेबल में पहले हिंदी आपने लिया है,
इंग्लिश आपने बाद में लिया है, मैथ्स आपने बाद में लिया है, ये सीक्वेंस चल रहा है। जरूरी नहीं कि क्वेरी में भी आप वही सीक्वेंस है, लेकिन सही तरीका वही माना जाता है कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो तो देखने में थोड़ा सा सही लगता है, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं आती है। तो सीक्वेंस का तो कोई बाउंडेशन नहीं है। टोटल मार्क के बाद जो आगे की कॉलम्स हैं हमें उनको भी ऐड करना जरूरी है। और वैसे तो दिखा जाए हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, केवल ऑप्टिन मार्क फाइंड करेंगे, तो हमने तो केवल यहाँ तक कॉलम को ऐड करना था। लेकिन होगा क्या, इस क्वेरी की बेसिस में हमारी दूसरी क्वेरी बनेगी, क्योंकि जब हमारा ऑप्टिन मार्क निकल जाएगा तो ऑप्टिन मार्क की बेसिस में हम क्या फाइंड करते हैं, परसेंटेज। तो इसीलिए हमें अदर कॉलम की नेम भी ऐड करने यहाँ पे जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। परसेंटेज आ जाएगा, यहाँ पे भी सीक्वेंस हम चेक कर लेते हैं। टोटल मार्क्स हो गया, परसेंटेज हो गया, डिवीजन हो गया और रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो इसी फॉर्म में सीक्वेंस चलेगा हमारा, परसेंटेज, डिवीजन और रिजल्ट, ठीक हो गया। तो ऑलमोस्ट आप देख रहे होंगे हमारे सारे कॉलम्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब हमें उस कॉलम में चले जाना होगा जो हमने फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, स्टूडेंट डिटेल्स, सॉरी, हमने ऑप्टिन मार्क्स यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो ऑप्टिन मार्क वाले कॉलम में हम चले जाएंगे और उसको क्लिक कर देंगे या सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्लिक करके हो जाएगा। उसके बाद अब फॉर्मूला अप्लाई करने की बारी आती है, ठीक है, कि हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाए कैसे। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक तरीका आता है या एक ऑप्शन आता है जिसे हम कहते हैं बिल्डर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बिल्डर होता है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाते हैं। एक्सप्रेशन बिल्डर आप देख लेंगे, इसकी हेल्प से ही हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला बनाने का तरीका यहाँ पे क्या है, अब देखिए एक्सेल में जब भी आप कोई फॉर्मूला बनाते थे तो वहाँ आप कौन सा सिंबल यूज करते थे। एक्सेल में अगर हमें कोई फॉर्मूला अप्लाई करना होता था तो हम वहाँ पे कौन सा सिंबल यूज करते थे, कुछ याद है, कौन सा सिंबल यूज किया जाता था वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले, बताइए, भूलिए क्या। एक्चुअल में अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना है तो पहले हम लगाते थे इक्वल्स टू का साइन। यहाँ पे वही डिफरेंस है, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन में लगा के कोलन सिंबल लगाया जाता है, ठीक है। इसका ध्यान आपको रखना होगा, क्लियर हुआ। और दूसरा ये आपको देखना होगा कि हमने डेटा जो लेना है वो कहाँ से लेना है। आप डेटा हम कहाँ से ले रहे हैं, टेबल से, क्योंकि हमने जो जितना भी कंटेंट लिया हुआ है कहाँ से लिया था, टेबल से लिया था। तो टेबल को हमने डबल क्लिक करना होगा, तो कौन कौन सी टेबल हमारी है यहाँ पे वो दिखा देगा। फिर स्टूडेंट डिटेल को हमने डबल क्लिक करना है तो कौन कौन सी फील्ड है वहाँ पे उसमें वो दिखा देगा। अब हमारा ऑप्टिन मार्क जो है ये कैसे आएगा, ऑप्टिन मार्क कैसे निकलेगा, जब हम सारे सब्जेक्ट की मार्क्स को ऐड करेंगे, ठीक है, तब जाके हमारा ऑप्टिन मार्क आएगा। तो कैसे, तो हमें क्या करना होगा, हिंदी में डबल क्लिक करना होगा। अब हमें कंटेंट यहाँ से लेना होता है, हमें खुद से लिखना नहीं होता वहाँ पे। अगर हम हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स ऐसे खुद से लिख लेंगे तो एरर आ जाएगी, उसमें वो लेगा ही नहीं करेगा। तो इसलिए हमेशा हमें डाटा जो है या तो टेबल से या क्वेरी से, दोनों में से एक से लेना होता है। क्वेरी से कब लेंगे, जब हम यहाँ पे एक क्वेरी बना देंगे और उस क्वेरी की बेसिस में दूसरी क्वेरी बना रहे हैं तब करेंगे। उसके बाद की बात है वो तो मैं फिर बताऊंगा आपको। अभी हम डाटा ले रहे हैं टेबल से। तो हिंदी में मैंने एक डबल क्लिक किया तो हिंदी के मार्क्स मेरे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये बाहर से EXPR लिखा हुआ आ जाता है स्टार्टिंग में, ये हमें क्लिक करके हटा देना होता है। ये हमारे काम का नहीं होता है, तो ये हमें क्लिक करके जाएगा, डिलीट कर देना होता है, इसको हटा देना होता है। बीच में फिर आप प्लस का साइन लगा दीजिए, आप यहाँ से भी लगा सकते हो, ठीक है, या फिर आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर आप मैनुअली ऑपरेटर्स को टाइप कर रहे हो तो नहीं लेगा, ऑपरेटर्स को मैनुअली टाइप आप कर सकते हैं, ठीक है। इनको छोड़ के, एंड और नॉट, इनको छोड़ के ये जो कॉमन ऑपरेटर्स हैं इनको आप टाइप कर सकते हैं खुद से, या ब्रैकेट हो या कुछ और अदर ऑप्शन हो। हिंदी के बाद कौन से मार्क्स ऐड होंगे, इंग्लिश के, ठीक है, प्लस फिर क्या आएगा, मैथ्स के मार्क्स आ जाएंगे, प्लस फिर क्या आ जाएगा, SST, ठीक है, प्लस फिर क्या आ जाएगा लास्ट में, साइंस। तो आप देख रहे होंगे जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे बनाना था, जो एक्सप्रेशन हमने बनाना था यहाँ पे, वो हमने बना दिया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को,
ये प्रोसेस समझ में आई कैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है, किस ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा हमारा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, बताइए। तो फॉर्मूला बनाने के बाद आप देखे होंगे हमने यहाँ पे क्या करना है, ओके कर देना। ओके करने के बाद ठीक है, ओके करने के बाद हमारा यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो सेव होगा। अब फॉर्मूला सेव होने के बाद हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि फाइल को सेव कर दें। ठीक है, फाइल को सेव करेंगे तो यहाँ पे क्वेरी का नाम पूछेगा आपसे। क्वेरी बनाई है ये कौन सी, अब हमने जो क्वेरी बनाई है ये कौन सी क्वेरी है, इसमें हमने क्या फाइंड किया था, हमने फाइंड किया था ऑब्टेन्ड मार्क्स फाइंड किया। ठीक है, तो आप देख होंगे एक टेबल यहाँ पे अलग से मेरी स्टूडेंट डिटेल की, एक और टेबल मेरी यहाँ पे बन के आ जाएगी जो क्वेरी के फॉर्म में होगी, क्वेरी टेबल होगी एक्चुअल में। ठीक है, जो होगा ऑब्टेन्ड मार्क्स। अब देखने के लिए इसको क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे रन कर देंगे। तो रन करोगे ऐसे आप, तो आप देखोगे हर किसी का ऑप्टिमम मार्क यहाँ पे फाइंड करके हमें बता देंगे। तो हमने केवल एक बार फॉर्मूला लगाया, जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे हमारे हर किसी के लिए ऑप्टिमम मार्क्स निकाल के हमें दे देंगे। तो एक्सेल की तरह यहाँ पे अलग अलग फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, एक जगह फॉर्मूला लगाया और सब में अप्लाई। तो सबसे बड़ा फायदा तो इसका यही है, आप देख लेंगे। और दूसरा, डेटा हमारा सेपरेट फॉर्म में यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे केवल यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स देखनी है, तो आप स्टूडेंट डिटेल की मुझे रिपोर्ट बना के दे सकते हो, केवल वही डिटेल मेरे पास वहाँ पे रहेगी। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ऑप्टिमम मार्क्स भी वहाँ पे दिखाई दे कि स्टूडेंट्स के क्या क्या ऑप्टिमम मार्क्स आए थे, मुझे उसकी रिपोर्ट चाहिए, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके उसके बेसिस में एक रिपोर्ट जनरेट करके मुझे दे दोगे। तो इजीली हमारी सारी प्रोसेस हो जाएंगी। ठीक है, बस हमें करने का प्रोसेस आना चाहिए, करने का तरीका आना चाहिए। फॉर्मूले हमारे यहाँ बिल्कुल उसी फॉर्म में लगते हैं जैसे हमने एक्सेल में अप्लाई किए थे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा फॉर्म उसका वही रहता है। काफी सारे ऐसे फॉर्मूले हमारे जो एक्सेल के यहाँ पे काम करते हैं, सारे तो नहीं काम करेंगे लेकिन काफी सारे। ठीक है, जैसे हमारा कंडीशन वाले प्रोग्राम हो गए, कंडीशंस वाले ऐसे हमारे कुछ हमने बनाए थे। ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो कई तरह की टेबल हम यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे स्टूडेंट टेबल मैंने बताई आपको, अभी तो एक ही स्टार्टिंग है, कल एक बार मैं आप लोगों को और रिपीट करके बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो कल आप सभी को बता देना इसके बारे में कि हमारा यहाँ पे नया एक मॉड्यूल स्टार्ट हो चुका है। ये अगर किसी का मिस हो जाएगा तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, फिर किसी की समझ में भी नहीं आएगा। बीच में से ये मॉड्यूल समझ में आ ही नहीं सकता, ये एक ऐसा मॉड्यूल है बीच में से अगर कोई करेगा तो बिल्कुल भी किसी की समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं आपके कांटेक्ट में सबको आप बता दीजिएगा कांटेक्ट करके। ठीक है, तो आज के लिए तो फिर हम इतना ही करेंगे। एक बार मैं कल और इस प्रोसेस को रिपीट करके आपको बताऊंगा कि कैसे हमने इसको करना है। ठीक है, और कुछ अदर ऑप्शंस भी आपको बताऊंगा इसके बारे में, कुछ और थियोरेटिकल पार्ट भी हो सकता है कि मैं आपको क्लियर करवाऊं उसमें, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी और ऐसी होती हैं, थियोरेटिकल नॉलेज होती है कि जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना तो क्लियर है ना आप लोगों को। जो प्रोसेस मैंने अभी तक बताई है उसमें थोड़ा बहुत तो आप लोगों को कुछ एक आइडिया तो आ गया होगा ना कि एमएस एक्सेस के अंदर हमारा किस तरह से काम होता है और एक्सेल और इसमें क्या डिफरेंस है एक्सेल में। ठीक है, तो कोई और डाउट तो नहीं है फिर किसी का, बताइए। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। और कोई अगर आपकी आगे फर्दर क्वेरीज रहती है तो फिर कल उसको क्लियर करेंगे। वैसे तो एक बार